वास्तविकता का इतिहास और इतिहासकारों के उपलब्ध इतिहास में फर्क होता है। जैसा कि कहा गया है कि इतिहास लेखन में इतिहासकार कुछ छोड़ते हैं, कुछ जोड़ते हैं और कुछ का चयन करते हैं और फिर इसे ही किसी देश के इतिहास की संज्ञा प्रदान कर दिया करते हैं। ऐसा इतिहास वस्तुतः राजनीतिक शक्ति मात्र का इतिहास होता है, जो भारी पैमाने पर हुई हत्याओं तथा अपराधों के इतिहास से भिन्न नहीं है। चिनुआ अचेबी ने लिखा है कि जब तक हिरन अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे, तब तक हिरनों के इतिहास में शिकारियों की शौर्य गाथाएं गाई जाती रहेंगी। इसीलिए भारत के इतिहास में वैदिक संस्कृति उभरी हुई है, बौद्ध सभ्यता पिचकी हुई है और मूल निवासियों का इतिहास बीच बीच में उखड़ा हुआ है। इतिहास सिर्फ वो नहीं है जिसे शासकों ने लिखवाया है और जो लिखा गया है, बल्कि इतिहास वो भी है जिसे हमारे पुरखों ने सहा है लेकिन लिखा नहीं गया है। छद्म इतिहास क्या है? इतिहास लेखन में वह दावा जो इतिहास की तरह प्रस्तुत किया जाता है, पर वह इतिहास नहीं होता है बल्कि इतिहास जैसा होता है। वह छद्म इतिहास है। छद्म इतिहास और वास्तविक इतिहास की पहचान करना ही सही इतिहास दृष्टि है। यह विचित्र इतिहास बोध है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक युग आया। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। उल्टा है, भला कोई सभ्यता नगरीय जीवन से ग्रामीण जीवन की ओर चलती है क्या? सिंधु घाटी में बड़े बड़े नगर थे, स्नागार थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं, बेहद उम्दा किस्म की सभ्यता थी। वहीं वैदिक युग में पशुचारक थे, कच्ची मिट्टी के घर थे, नरकुलों की झोंपड़ियां थीं। तुर्रा यह कि ये नरकुलों की झोंपड़ियां उसी पश्चिमोत्तर भारत में उगी जहां बड़े बड़े सिंधु साम्राज्य के भवन थे। आपको ऐसा इतिहास बोध उल्टा नहीं लगता है? आप पढ़ाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लेखन कला विकसित थी और फिर उसके बाद की वैदिक संस्कृति में पढ़ाने लगते हैं कि वैदिक युग में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। वैदिक युग में लोग मौखिक याद करते थे और लिखते नहीं थे। ऐसा भी होता है क्या? पढ़ी लिखी सभ्यता अचानक अनपढ़ हो जाती है क्या? आप यह भी पढ़ाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मूर्ति कला थी। फिर उसके बाद पढ़ाते हैं कि वैदिक युग में मूर्ति कला नहीं थी। क्या यह सब उल्टा नहीं है? भारत में स्तूप स्थापत्य, लेखन कला, मूर्ति कला, बर्तन कला आदि का विकास निरंतर हुआ है, कोई गैप नहीं है। यदि इतिहास में ऐसा गैप आपको दिखाई पड़ रहा है, तो वह वैदिक संस्कृति को भारतीय इतिहास में एडजस्ट करने के कारण दिखाई पड़ रहा है। यह कैसा इतिहास लेखन है कि जिन वेदों के खुद का ही ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है, उन्हें ही ऐतिहासिक साक्ष्य मान लिया गया है। ऋग्वैदिक युग, फिर उत्तर वैदिक युग, फिर सूत्रों का युग, फिर महाकाव्यों का युग, फिर धर्मशास्त्रों का युग, ये भारत का भौतिक इतिहास नहीं है, ये तो संस्कृत साहित्य का इतिहास है। किसी भी देश का भौतिक इतिहास ऐसे नहीं लिखा जाता है, लिखा भी नहीं गया है। साहित्य का इतिहास ऐसे लिखा जाता है। वैदिक युग सही मायने में इतिहास का टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। कहीं पढ़े हैं बाइबल युग, कुरान युग, वैदिक युग, महाकाव्य युग और सूत्र युग मूलतः इतिहास का नहीं बल्कि संस्कृत साहित्य के चैप्टर्स हैं, वरना दुनिया के इतिहास में किसी देश का ऐतिहासिक चैप्टर्स के नाम बाइबल युग, कुरान युग और हदीस युग नहीं है। वैदिक भाषा पुरानी है और वैदिक संस्कृति भी पुरानी है। तब इस तथ्य की भी पड़ताल की जानी चाहिए कि वैदिक युग के तथाकथित सोने के सिक्के निष्क और चांदी के सिक्के रजत कहा गए, जबकि धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिलते हैं, जिसे आहत मुद्रा कहा जाता है। आज का अध्ययन जबकि पुरावशेषों में फ्लोरीन की मात्रा के मापन, काठ कोयले और हड्डी में रेडियोधर्मिता की मात्रा, भूचुंबकीय अवलोकन और वृक्ष तैथिकी पर आधारित है, तब सत्ययुग या द्वापर जैसे भोथरे काल मापक से किसी नायक या वस्तु की उम्र तय करना निरर्थक है। मिसाल के तौर पर वेदों की रचना सृष्टि के आरंभ में हुई है। केतु वृक्ष 1100 योजन ऊंचे हैं। देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के 1 दिनों का होता है। ऐसे मामलों में भारत का भौतिक इतिहास ताम्र, कांस्य, लौह जैसी धातुओं और धूसर, काले, गेरुए जैसे मृदभांडों की राह पकड़ेगा।
मगर सावधानी की जरूरत यहाँ भी है। आपने एक बार झूठ बोल दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद उत्तरी भारत में वैदिक युग आया है। अब इसे साबित करने के लिए आप दूसरा झूठ बोल रहे हैं कि उत्तरी भारत में ताम्र युग के बाद सीधे लौह युग आ गया। आपने कांस्य युग की सभ्यता को वैदिक युग की झूठी तोप से उड़ा दिया। पश्चिमोत्तर भारत में ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया था। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युग का प्रतीक है। मगर पूर्वी भारत में इतिहासकारों ने ताम्र युग के बाद सीधे लौह युग ला दिया और वे कांस्य युग को खा गए। जब लोहे की खोज नहीं हुई थी तब लोग तांबे को ही लोहा कहा करते थे। तांबे को लोहा इसलिए कहते थे कि तांबे का रंग लोहित होता है। लोहित का अर्थ है लाल रंग का। लाल रंग का कौन होता है, तांबा या लोहा? जाहिर है कि लाल रंग का तांबा होता है, इसलिए लोग तांबे को लोहा कहते थे। लोहा से ही लहू शब्द बना है। लहू का अर्थ है खून। खून के रंग का कौन होता है, तांबा या लोहा? पाली में तांबे को लोहा भी कहा गया है, अर्थात पाली तब की है जब लोहे की खोज नहीं हुई थी। तब सरसरी नजर से ही पाली का इतिहास उत्तरी भारत में ईसा से 1000 साल पहले छलांग मार देता है। वेद और वेदों में वर्णित यह सांस्कृतिक संघर्ष की गाथा मौर्य काल के बाद की है। यही कारण है कि ऋग्वेद में भी स्तूपों के संदर्भ मिलते हैं और रामायण में चैत्यों के मिलते हैं। यह तो बहुत बताया जाता है कि ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार वर्णन है, मगर यह बहुत कम बताया जाता है कि ऋग्वेद में स्तूप का वर्णन 2 बार है। संस्कृत का स्तूप मूल रूप से पाली थूप का बिगड़ा हुआ रूप है। पाली में थूप से अनेक शब्द बनते हैं, जैसे थूप, थूपिका, थूपिकत, थूपारा आदि, मगर संस्कृत में स्तूप से अनेक शब्द नहीं बनेंगे, कारण कि स्तूप संस्कृत के लिए बाहरी शब्द है। किसी भी भाषा में अमूमन बाहरी शब्द बाज होते हैं, उनमें शब्दों को जनने की क्षमता नहीं होती है। संस्कृत के लिए स्तूप बाज शब्द है, इसीलिए संस्कृत का स्तूप पाली थूप का रूपांतरण है और वे भाष्यकार जो ऋग्वेद में प्राप्त स्तूप की व्याख्या किसी अन्य अर्थ में करते हैं, वे गलत हैं। स्तूप बुधन एशामस में अंतर्निहिताः, अर्थात इसमें बुद्ध अंतर्निहित हैं। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल सूक्त 24 छठवां अनुवाक का श्लोक संख्या 7 है। इसमें राजा वरुण को अबुध ने राजा भी कहा गया है। पूरा का पूरा अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सायण भाष्य में अर्थ कुछ भिन्न है। अबुध ने राजा वरुणो वनस्योर्ध्वन स्तूपन दत्ते पूतदक्षः नीचीना स्थुरुपरि बुधन एशामस में अंतर्निहिताः केतवः स्योः 7, अर्थात पवित्र पराक्रम युक्त राजा वरुण सबको आच्छादित करने वाले दिव्य तेज पुंज सूर्य देव को आधार रहित आकाश में धारण करते हैं। इस तेज पुंज सूर्य देव का मुख नीचे की ओर और मूल ऊपर की ओर है। इससे मध्य में दिव्य किरणें विस्तीर्ण होती चलती हैं, परंतु यह अर्थ जो सायण भाष्य पर आधारित है गलत है। लगभग सभी अनुवादकों ने ऐसा ही अर्थ किया है। अर्थ करते वक्त संदर्भ को देखना जरूरी होता है। जैसा कि उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि वरुण राजा की उपाधि अबुध ने है, मतलब कि वरुण बौद्ध विरोधी राजा थे। आगे स्तूप को उलटने की बात है। उपलब्ध डेटा के आधार पर यह स्पष्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। इसके अलावा यह भी समझ में आता है कि सिंधु घाटी में मूर्तिकला विकसित थी जबकि वैदिक युग में ऐसा नहीं था। इतिहास में उलटफेर हुआ। भारतीय सभ्यता में स्तूप स्थापत्य, लेखन कला, मूर्तिकला, बर्तन कला आदि के विकास में निरंतर गतिशीलता रही है। इसलिए यह सुझाव दिया जा सकता है कि दोनों संस्कृतियों में केवल विभिन्नताएं हैं और इतिहास का कोई उलटफेर हुआ है और जबरदस्ती वैदिक सभ्यता को एस्टैब्लिश किया गया है।